अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तलाल और आज हम पढ़ने लगे मैथ्स चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर का डिफरेंशिएशन। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिहाज से भी, और जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, नस्ट का हो, प्यास का हो, GIK का हो, फास्ट का हो, कोई भी हो, ECAT, इन सब में के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी। इन दोनों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर, और इसको हम 2 लेक्चर्स में पूरा करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अभी चलें शुरू करते हैं। अभी पहले नंबर पर तो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव जो है ना, इसका मतलब क्या है। ये जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं या डेरिवेटिव, चले मैं लिखता हूँ कि इसका मतलब क्या है। असल में जो भी आपके पास कर्व होता है या ग्राफ है, उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम, जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर ये ग्राफ है, ऐसे कोई भी है, रैंडमली है, इस पर अगर मैं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूं, सॉरी इसको थोड़ा ऐसे बना के, ऐसे ये अगर यहाँ पर टेंजेंट है तो इस टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है वो होता है डेरिवेटिव। ठीक है, या डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब इधर इस बात को ध्यान से गौर से देखना है कि यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव के लिए लिखा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। सही है। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, और इसके अंदर हम अब देखेंगे पहले नंबर पर तो जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए ना, इसमें मतलब याद रखने वाली एक चीज़ है, वो है कि जो डेरिवेटिव की जो रिप्रेजेंटेशन है या सिंबल्स हैं, जिसे हम लिख सकते हैं dy/dx वगैरह, वो 4 मेन जो साइंटिस्ट हैं ना, उन्होंने अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन यूज़ की है डेरिवेटिव की। ठीक है, और उसको क्वेश्चन आ जाता है एंट्रेंस एग्जाम में कि ये वाली रिप्रेजेंटेशन किसने की है। इसके लिए याद रखने के लिए यहाँ पर हम एक टेबल सा बनाते हैं। ये है साइंटिस्ट, और इधर हम लिखेंगे उनकी रिप्रेजेंटेशन या जिस तरह भी उन्होंने जो सिंबल यूज़ किया टू रिप्रेजेंट डेरिवेटिव। ठीक है, हम याद रखेंगे LNLC DFFD, इस तरह याद रखेंगे। अब इसमें देखें, L से पहले नंबर आपके पास आता है लाइब्नाइज, फिर आता है N से न्यूटन, फिर L से लैग्रांज, और फिर आता है कॉची। अब कॉची और यूलर ये दोनों आते हैं। ठीक है, दोनों ने एक ही रिप्रेजेंटेशन यूज़ की थी। अब इसके अंदर ये जो है dy/dx, ये वाली रिप्रेजेंटेशन डेरिवेटिव की लाइब्नाइज ने की थी। f के ऊपर डॉट, ये रिप्रेजेंटेशन यूज़ की थी न्यूटन ने। लैग्रांज ने किया था f'(x), और जो कॉची या ओलर ने यूज़ किया था ये है d/f(x) और d कैपिटल। अब ये असल में पंजाब की बुक में जो है वहाँ पर सिर्फ कॉची का लिखा है, जो फेडरल की KBK की बुक है उसमें कॉची का नहीं लिखा है, इसका ओलर का नाम यूज़ किया गया है। तो इसलिए आप ये दोनों से यूँ याद रख लें इस चीज़ को। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास डेरिवेटिव में आएगा कि आप डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट या किस तरह होता क्या है, या जिस तरह आपने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड देखा हुआ है, पता ही है, उसके अंदर उसका नाम AB इनिशियो मेथड भी होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी उसी का नाम है। अच्छा जी, जब आप डेफिनेशन में देखते हैं तो डेरिवेटिव होता है dy/dx, ये किसके इक्वल है, ये है, इसको डिफरेंट तरीक़ों से आप ये लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हम करें f(x + h - f(x) ओवर h। अब ये भी जो है रिप्रेजेंटेशन डेरिवेटिव की है। इधर इसी की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, Δx अप्रोचेस 0 f(x + Δx - f(x) डिवाइडेड बाय Δx। इसी तरह ये भी डेरिवेटिव की ही एक और रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ पर जब आपके पास लिखा है ना लिमिट, ये थोड़ी सी चेंज है, f(x - f(a) ओवर x - a। अब ये जो है ना,
वह क्योंकि बाकी ये तो हमने पढ़े हुए हैं, फेडरल वालों ने भी, पंजाब वालों ने भी। ये जो थोड़ी रिप्रेजेंटेशन है ना, ये आता है इसका क्वेश्चन इस तरह पेपर के अंदर आता है, फंक्शन दिया होता है और वो पूछता है कि ये क्या चीज़ है, लिमिट ये क्या है। अब कई बच्चे वो समझते हैं कि ये तो लिमिट का क्वेश्चन है, अब वो फिर लिमिट लगाना शुरू कर देंगे, सारा सॉल्व वगैरह। कुछ भी नहीं आपने करना। जब भी इस तरह की आती है रिप्रेजेंटेशन तो उसका सीधा मतलब है कि आपने एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है। अब ये जो डेरिवेटिव है ना, ये जो डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैं इरेज करता हूँ, ये जो लिखा है ये डेरिवेटिव है एफ ऑफ एक्स का, लेकिन एट पॉइंट ए, क्योंकि एक्स ए को अप्रोच कर रहा है। या इसी की जगह अगर मैं एक और चीज़ लिखूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, इसकी जगह मैं इसको यूं लिख दूं, ये तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, ये जो है ये बन गया है एफ डबल प्राइम ऑफ ए, यानी आपने ये जो चीज़ आई थी इसका, इसी चीज़ का एक और डेरिवेटिव ले लिया है, ठीक है। अब इसमें बस ये आपको कुछ रिप्रेजेंटेशन बतानी थी कि इस तरह इसको लिखा जा सकता है। आगे आपके पास आता है कि जो रूल्स हैं, रूल्स के अंदर कुछ तो चीज़ आम सीधी सीधी बातें कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 होता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है पहले से, ठीक है ना। सी एक्स हो तो सी कांस्टेंट पीछे आ जाएगा या इस तरह। और अगर एक तो है कि डी बाई डी एक्स जब आप करें और अलहदा से सम या डिफरेंस हो, कोई भी चीज़ है तो आप उसे अलहदा से लिख सकते हैं, कुछ भी किसी तरह लिख सकते हैं। देखें कि जिस तरह अगर आपने ना, ये एक फंक्शन है, एक ये है, आपने इस सारे का डेरिवेटिव लेना है तो आप, क्योंकि इनके बीच में सिंबल प्लस का या माइनस का, यानी ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप इनको अलहदा लिख सकते हैं, यानी अलहदा अलहदा डेरिवेटिव इस पे लगा सकते हैं। ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस या माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी एक्स बाई डी एक्स, इस तरह मतलब आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी फंक्शंस के बीच में सम या डिफरेंस आ रहा हो तो आप उन पर अलहदा से डेरिवेटिव लगा के फिर सम डिफरेंस भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। अब कुछ जो मेन रूल्स हैं, पहले नंबर पर है प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल के अंदर आता है कि अगर जो एक है फंक्शन एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। ये क्या होगा, जी प्राइम ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अब इसमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप पहले डेरिवेटिव f का लें तो साथ g मल्टीप्लाई करवा दें, या g का डेरिवेटिव पहले लें और f मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि इसमें तो आपने सम करना है, तो सम से ऑर्डर कोई भी उस पर चेंज नहीं होता। लेकिन जब आप कोशेंट रूल यूज़ करते हैं, कोशेंट रूल के अंदर ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि उसमें बीच में आपके पास क्या चीज़ आती है, सब्ट्रैक्ट करना होता है आपने उसके अंदर। अब देखें, अगर है एक फंक्शन f ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन है g ऑफ x, और आपने इस सारे का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये किसके इक्वल होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होल फंक्शन का स्क्वायर, सही। और साथ इसके लिए आसान, आप लोगों ने शायद ये पहले पढ़ा भी हो, लो डी हाई, लो यानी जो नीचे है फंक्शन उसको वैसे का वैसा लिखें, डी हाई यानी जो ऊपर वाला है उसका डेरिवेटिव लें, फिर माइनस हाई डी लो, हाई वाला ऊपर वाला वैसे का वैसा लिखें, और डी लो यानी जो नीचे वाला है उसका डेरिवेटिव लें। डी लो का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ लोअर वाला, यानी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इस तरह ये सारा एक ही, ठीक है। अब ये आपके पास क्वेश्चन रूल है, ये भी खैर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है सारा। चेन रूल है, फिर एक चेन रूल में भी कुछ मुश्किल नहीं है, उसके अंदर आपके पास सीधा सीधा आता है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये इसकी मेन चेन रूल की रिप्रेजेंटेशन है। ये सारे के सारे नॉर्मल आपके पास जो भी हमने मतलब कुछ मेन रूल्स हैं पढ़े हुए हैं। बाकी रूल्स जो हैं वो सादे ही हैं कि डिफरेंशिएशन में जब आप कांस्टेंट का लेते हैं तो 0 हो जाता है, एक्स का लेते हैं तो 1 हो जाता है, और
पावर रूल, हाँ एक रह गया, पावर रूल लिख लेते हैं। पावर रूल में अगर आपने जो है ना आपके पास x है, अगर x की पावर n है, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आएगा n x की पावर n माइनस 1। असल में पावर रूल की ये जनरल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये सिर्फ x के लिए। अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन आप लिखें तो वो होती है कि अगर f ऑफ x है और उसकी पावर n है और उसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो फिर आप क्या करेंगे, n पीछे मतलब पावर पहले आ जाएगी, फिर आपने होल फंक्शन की पावर n माइनस 1 एक माइनस करनी है और साथ फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है f प्राइम ऑफ x। अब ये जो है ये इसकी बेस पे निकला है। पहले आपने, अब यहाँ पर फंक्शन हम सिर्फ x कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर आपने क्या किया है कि पहले वही उसी तरह n पीछे लेके आए यहाँ पर, अब फंक्शन का एक पावर कम की उसी तरह, अब फिर हमने n पे फंक्शन का डेरिवेटिव भी लेना होता है। अब यहाँ पर चूंकि x का डेरिवेटिव 1 आता है तो हम नहीं लिखते, लेकिन जब भी किसी और फंक्शन की तरह पावर n आए तो आपने साथ उसका डेरिवेटिव लेना ज़रूरी है, ठीक है। अब एक और मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये एक ट्रिक्स ही है कि बाकी तो रूल्स वगैरह तो आप लोगों को पता ही है कि उसका किस तरह आएगा, बाकी हम आगे भी देखते जाएंगे। लेकिन एक ट्रिक्स ही है कि अगर किसी ख़ास तरह का या एक ख़ास तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। मिसाल के तौर पर अब देखें, अगर आपके पास फंक्शन हो ना f ऑफ x गिवन हो a f ऑफ x प्लस b डिवाइडेड बाय c f ऑफ x प्लस d, इसकी फॉर्म में जब भी आपको क्वेश्चन गिवन हो तो उसका डेरिवेटिव आपने किस तरह लेना है, इसका डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x किसके इक्वल आएगा, यह आएगा a d माइनस बी सी, ये d है, ठीक है। और साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है क्या चीज़, f का डेरिवेटिव जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, और नीचे सिर्फ जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देना है। अब ये किया क्या है मैंने, देखें यहाँ पर जब आप, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और उससे सही आप लोगों को समझ आएगी। अब देखें क्वेश्चन है एक आपके पास कि f ऑफ x इक्वल्स टू, ये आपके पास आएगा 3 माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 4, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। आम हमने जो कन्वेंशनल मेथड पढ़ा है उसमें तो हम क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे, नीचे स्क्वायर लेंगे, इसको ऊपर फिर लेके जाएंगे, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर साथ सब्ट्रैक्ट करके वो सारा वो लंबा मेथड है, इतनी देर नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। अब देखें, पहले तो ये बताऊं कि ये इसकी फॉर्म बनी कैसे है। पहले नंबर पर जो यहाँ पर f ऑफ x लिखा हुआ है ना, ये जो चीज़ लिखी है ये कोई, इसका मतलब है सिर्फ x और उसकी पावर्स। यहाँ पर जो f ऑफ x लिखा हुआ है उसका मतलब है x की पावर्स, साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो a या c है, ठीक है। जिस तरह आप देखें पहले नंबर पर हमने क्या करना है, इसको ना अरेंज करना है इस फॉर्म में। अब यहाँ पर फंक्शन वाला जिसके साथ भी होगा वो a होगा, तो a क्या है माइनस 4x क्यूब, पहले इसको हम अरेंज करेंगे इस फॉर्म में, प्लस 3 आ जाएगा, उसके बाद नीचे x क्यूब प्लस 4 वैसे ही रहने देंगे। अब देखें यहाँ पर a क्या है माइनस 4, मैंने आपको बताया f ऑफ x जो है वो सिर्फ x की पावर्स को यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे, सही है। तो यहाँ पर a फिर क्या आएगा माइनस 4, क्योंकि ये f ऑफ x क्यूब है ना, यहाँ पर f ऑफ x क्या है x क्यूब है, सही है। अब देखें कि अच्छा एक और बात, ये सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब आपके पास ये फंक्शन सेम हो, x की पावर्स सेम हो, ठीक है। अच्छा जब देखें a आ गया आपके पास माइनस 4, f ऑफ x यहाँ पर आपके पास आ गया x क्यूब प्लस b आपके पास क्या आ गया 3, और इसी तरह c f ऑफ x में c क्या आ गया आपके पास x क्यूब, c 1 है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, f ऑफ x वही x क्यूब और d 4 आ गया।
पहले नंबर पर आपने हमेशा इसको अरेंज करना है इस फॉर्म में, कभी भी डायरेक्टली आप यूँ नहीं लगा सकते क्योंकि ये ए डी माइनस बी सी उससे चेंज हो जाएगा। याद कैसे रखना है, जिस तरह आपको 2x2 मैट्रिक्स का पता है ना, डिटर्मिनेंट लेते हैं ए डी माइनस बी सी, वही हमने चीज़ यहाँ पर लिखी। अब हमने करना क्या है, देखें डेरिवेटिव पूरा कन्वेंशनल मेथड नहीं यूज़ करेंगे। ए है -4, डी है 4, क्या आएगा -16 माइनस फॉर्मूले का, बी है आपके पास 3, सी है 1 यानी 3, ठीक है। अब साथ आपने एफ प्राइम ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है। एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वेयर। साथ आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में जो आपके पास फंक्शन था, फंक्शन में जो डिनोमिनेटर था उसका सीधा सीधा स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर क्या था, एक्स क्यूब प्लस 4 होल का स्क्वायर। इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे -9 इंटू 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 4 होल का स्क्वायर। अब ये जो है ये आपके पास आंसर है, आप आगे मल्टीप्लाई करवा लें, 19 3 57 हो जाएगा, वो आपकी आगे मर्जी है। बस ये सीधा सीधा हमने क्वेश्चन कर लिया। अब देखें, वैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन हर बच्चा सॉल्व कर लेता है, मसला ये है टाइम मैनेजमेंट, इसलिए ये ट्रिक यूज़ की है, वरना ये क्वेश्चन रूल से भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन रूल से टाइम ज़्यादा लगेगा आपको, ठीक है। अब इसी के साथ एक और मैं आप लोगों को बताता हूँ क्वेश्चन है। अगर आपके पास ये तो हमने देखा ना, जब किसी भी फॉर्म में लिखा हो, किस फॉर्म में कि ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एफ ऑफ एक्स प्लस डी की फॉर्म में लिखा हो तो आप क्या करेंगे। अब इसी के बजाय अगर इस तरह लिखा हो फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो स्क्वायर रूट में ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एफ ऑफ एक्स प्लस डी, अब क्या है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट ले आए हैं। अब करेंगे क्या, आपने या तो आप पहले वो स्क्वायर रूट वाला लगाएंगे कि अंडर रूट स्क्वायर रूट में जो एफ ऑफ एक्स होता है उसको आप 1/f ऑफ वो करेंगे 1/2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, फिर इसका साथ डेरिवेटिव लेंगे और सारा कुछ, और डेरिवेटिव के लिए अलग क्वेश्चन रूल लगेगा। इतना टाइम हमारे पास नहीं है। इसके लिए मैं आपको सीधा जो ट्रिक लिखवाऊँगा वो है एफ प्राइम ऑफ एक्स, वो किसके इक्वल आएगी, वो आएगी पहले बिल्कुल पिछले की तरह ही है, ए डी माइनस बी सी इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स। ये पिछले वाला ही है, न्यूमिनेटर पहले वाला ही है, सही है। डिनोमिनेटर में थोड़ी सी चीज़ें आएंगी, इसमें आएगा 2 अंडर रूट ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी, ये टॉप वाला न्यूमिनेटर, और साथ मल्टीप्लाई होगा सी एफ ऑफ एक्स प्लस डी होल की पावर 3/2, सही है। ये आपके पास इसका जो है ना जनरल फॉर्म आ जाएगी फार्मूला की, वो इस तरह होगी। अब एक क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे इसको इस ट्रिक को यूज़ करना है। अब देखें, क्वेश्चन है आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। अब देखें, कन्वेंशनल मेथड लगाएंगे, वही स्क्वायर रूट लो, स्क्वायर रूट का अलहदा, फंक्शन के डेरिवेटिव लो, फंक्शन के डेरिवेटिव के लिए क्वोशंट रूल लगेगा, सब कुछ बहुत लंबा काम हो जाएगा। करेंगे क्या, पहले नंबर पर मैंने आपको पिछले में भी बताया था अरेंज करना ज़रूरी है, अरेंज करना ज़रूरी है। अगर अरेंज नहीं करेंगे ए डी माइनस बी सी की वैल्यू गलत आ जाएगी, आपका डेरिवेटिव गलत हो जाएगा। क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे स्क्वायर रूट में ही एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही ऊपर रहने देंगे क्योंकि ऊपर सही लिखा हुआ है, नीचे एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे, -5x स्क्वायर प्लस 4 कर दिया, बस किया क्या, रीअरेंज किया, सही है। अब देखो एफ ऑफ एक्स इसमें क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये लिख लेते हैं यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स क्या आया, एक्स स्क्वायर्ड आया आपके पास, सही है। उसी के साथ साथ अब ए क्या है, ए है 1, बी क्या है -1, ये पूरा बी, ठीक है ना, b क्या आएगा -1, a क्या आएगा 1, c आपके पास क्या आया है -5 और d आपके पास क्या आया है 4। अब आपने वो लंबा काम नहीं करना, आपने सीधा सीधा इसमें ये ट्रिक लगानी है जो कि है ए डी माइनस बी सी, a 1 d क्या है 4, तो 1 × 4 4 माइनस बी सी क्या है
बी भी -1 सी भी -1, तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 5, तो यूँ आ जाएगा, ठीक है। ए डी माइनस बी सी साथ एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास एक्स स्क्वेयर्ड है, तो इसका डेरिवेटिव होता है 2x, डिवाइड करेंगे नीचे 2 अंडर रूट में जो आपके पास न्यूमरेटर था उसको वैसे ही लिखेंगे, और साथ जो डिनोमिनेटर था उसको वैसे ही लिखेंगे मगर पावर 3/2। बस ये आपका आ गया। अब इसमें आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 से इसे कैंसिल कर दें तो ऊपर रह जाएगा -x डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा अंडर रूट x² -1 और साथ 4 - 5x² 3/2। ये आपका सीधा डेरिवेटिव आ गया। अब देखें इतने लंबे मेथड से हम बच गए, हमने डायरेक्टली इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व कर लिया। ये एक तो ट्रिक थी आपके पास। उसके बाद हम बात करने लगे हैं, आपके पास जो आ रहा है एक और के इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की बात करें। अब हमने फेडरल में ये पढ़ा इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के लिए कि आप उसको x की फॉर्म में, मतलब अगर वो होता है कि x की फॉर्म में लेते हैं, फिर उसके बाद वो करते हैं सारा वो लंबा मेथड, यानी कन्वेंशनल मेथड यहाँ पर हम नहीं करेंगे। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन जब भी आपके पास आएगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले नंबर पर क्वेश्चन तो क्या मैं पहले नंबर पर आपने क्या करना है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन ना अक्सर औकात इस तरह आती है कि इक्वल के इस साइड पे भी कुछ लिखा होता है और इक्वालिटी की दूसरी साइड पे भी कुछ लिखा होता है, यानी इक्वालिटी की दोनों साइड पे पूरा फंक्शन लिखा होगा। आपने पहले नंबर पर जो इक्वालिटी दोनों साइड जो भी है ना फंक्शन, उधर भी लिखा है इधर भी लिखा है, उसको इक्वालिटी की एक साइड पे ले आएंगे, सही है। उसके बाद आपने सीधा मैं आपको बताता हूँ करेंगे क्या, dy/dx इक्वल रखेंगे, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे और हम लिखेंगे करली x डिवाइडेड बाय करली y। अब यहाँ पर करली x क्या है, करली y क्या है। अब ये आप लोगों ने मैथ्स में जो सेकंड ईयर है फेडरल बोर्ड की, उसमें चैप्टर नंबर 10 था हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन का। पार्शियल डिफरेंशिएशन होती है कि आप एक टाइम पे एक वेरिएबल को कंसीडर करते हैं और दूसरे को कांस्टेंट रख लेते हैं। वही चीज़ बस हमने यहाँ पर करनी है। अब देखें आपने क्या करना है, जो भी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में मिसाल के तौर पर हम कुछ भी लिख लेते हैं 3x² प्लस 4xy माइनस 5x इक्वल्स टू 6xy प्लस 8x³ माइनस 9xy²। मतलब मैंने अपनी तरफ से ये क्वेश्चन कोई भी लिख लिया। करेंगे क्या, पहले नंबर पर एक साइड पे सारे को ले आएंगे, क्या करेंगे 3x² प्लस 4xy माइनस 5x माइनस 6xy माइनस 8x³ प्लस 9xy² इक्वल्स टू 0। पहले नंबर पर हमने सारे को एक साइड पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे और हम y इसमें कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। अगर y इसमें कांस्टेंट हो तो ये क्या होगा 6xy, क्योंकि देखें ना इसमें y और 3y तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो तो साइड पे आ जाएगा और x² का 2x हो जाएगा। साथ इसमें क्या आ जाएगा 4y, इसमें क्या आ जाएगा -5, इसमें क्या आ जाएगा -6y, इसमें क्या आ जाएगा -24x²y, इसमें क्या आ जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा आपके पास 9y²। ये है आपके पास, ये क्या चीज़ है, इसको हम आगे सॉल्व भी कर सकते हैं क्योंकि देखें 6xy और ये कटेंगे -2y -5 -24x² प्लस 9y²। दिस इज करली x। ये आपके पास करली x आ गया। सेम टू सेम आपने इस चीज़ को अब विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेना है। विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, और फिर आपने इन दोनों को डिवाइड करवा देना है और साथ सब्ट्रैक्ट का साइन लगाना है, वो आप खुद कर सकते हैं ये, ठीक है। अब बस मैंने आपको बताना था कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको किस तरह करेंगे। ये करली x लिया, सेम टू सेम इसी तरीके से करली y लेंगे और सिर्फ उनको डिवाइड करवाएंगे और साथ सब्ट्रैक्शन का साइन ये माइनस ज़रूर लगाना है,
ज़रूर लगाना है, ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये नहीं लगाया सारा का सारा सवाल गलत हो जाएगा, सारा सवाल गलत हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सब्ट्रैक्शन का साइन लगाना। अच्छा जी, अब इसके बाद हम आ रहे हैं अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ना फंक्शंस, उनके डेरिवेटिव्स पे। अब एक बात मैं बता दूं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसी के साथ साथ इसमें एक और बात ये आती है कि इनमें जो आपके फॉर्मूलाए हैं वो आपने खुद याद करने हैं और वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर इन दो चैप्टर्स में आपको फार्मूला नहीं आते तो फिर आपका इन दो चैप्टर्स को अच्छा तैयार करना ना होने के बराबर है। मुश्किल ही है, मुश्किल तो क्या नामुमकिन के करीब करीब है कि आपका ये चैप्टर अच्छा तैयार हो अगर आपको इनके फार्मूले याद नहीं है। अब बच्चे सोचते हैं कि यार मैंने समझ लिया है, मैं उधर जाके डिराइव कर लूँगा, रटा नहीं मारता, ये नहीं करूँगा। ये नहीं हो सकता कि आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हो, वहाँ पर डिराइव करने लगे हो, यार ये क्या था ये क्या था, वहाँ पर इतना टाइम आपके पास नहीं होता। अभी हम करने लगे हैं, अच्छा जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप लोगों ने याद रखने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव, फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उनके डेरिवेटिव, फिर हाइपरबोलिक की बात करेंगे और हाइपरबोलिक इन्वर्स की बात करेंगे, ठीक है, और फिर बाद में एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक की बात करेंगे। जो आपके पास है ना साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, वो पहले हम सीधा सीधा लिखते हैं। साइन एक्स का कॉज एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सीकेंट एक्स, कोसीकेंट एक्स, ये आपके पास फंक्शंस लिखे हुए हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है, ये इन सब का ना मैं साथ ऐसे एक ही लिख रहा हूँ, डी बाई डी एक्स, सही है ना। वैसे साइन एक्स इक्वल टू कॉज एक्स नहीं है, इसका डेरिवेटिव इक्वल टू है। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वेयर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है माइनस कॉट एक्स, ओ सॉरी माइनस कोसीकेंट स्क्वेयर एक्स, गलती से लिख दिया। और उसके बाद सीकेंट का होता है सीकेंट एक्स, टेन एक्स, और उसके बाद फिर आपके पास जो कोसीकेंट होता है ये होता है माइनस कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स, सही है। ये तो हैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होना ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास आते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करें इनकी तो आपको याद करके इनको लिखें तो आपको याद रह जाएंगे, कोई इसमें ऐसी मुश्किल बात नहीं है। अब इसमें जो है ना, इसका तो एक आसान तरीका याद करने का, इसमें आप तीन को बस याद रखें, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, टेन इन्वर्स ऑफ एक्स और सीकेंट इन्वर्स ऑफ एक्स, इनके डेरिवेटिव्स को आप याद रखें। इसी तरह इनका भी मैं सबका डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, ठीक है, इन सब का। ये क्या आएगा, साइन इन्वर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, सही है। अब ये जो है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है माइनस कॉज इन्वर्स ऑफ एक्स के डेरिवेटिव के, ठीक है, या इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, माइनस कॉज इन्वर्स ऑफ एक्स के डेरिवेटिव के। यानी आपने साइन का डेरिवेटिव याद करना है, बस अगर कॉज का डेरिवेटिव लेना होगा ना इन्वर्स, कॉज इन्वर्स का, तो बस आप इसके साथ माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। अब इसी तरह जब आप टेन का डेरिवेटिव लेते हैं तो टेन का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसी के साथ अगर आप बस इस पे माइनस साइन लगा दें तो वो कॉट इन्वर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। इस बात का मतलब है ये जो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये माइनस कॉट इन्वर्स का डेरिवेटिव है, क्योंकि माइनस को वो प्लस कर देगा। अब इसी के साथ आपने सीकेंट इन्वर्स को याद रखना है, और ये होता है 1/mod ऑफ एक्स √x स्क्वेयर -1, सही है। अब ये है सीकेंट इन्वर्स का डेरिवेटिव, इसमें भी अगर आप माइनस लगा दें बस ऊपर, तो ये किसका बन जाता है डेरिवेटिव, ये बन जाता है आपके पास कोसीकेंट इन्वर्स का डेरिवेटिव, ठीक है।
बस इसमें आपने इन तीनों को याद रखना है, इनके आप साइंस बदलते जाएंगे, साइन इनवर्स के डेरिवेटिव का साइन बदलेंगे कॉज इनवर्स बन जाएगा, कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव बन जाएगा, टेन इनवर्स के डेरिवेटिव का साइन चेंज करेंगे तो कॉट इनवर्स के डेरिवेटिव बन जाएगा, सेकंड इनवर्स का डेरिवेटिव का साइन चेंज करेंगे तो कोसेकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव बन जाएगा। अब ये तो हो गया आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक। अच्छा एक बात मैं बताऊं, यहाँ पर हमने इन सब के अंदर x इसको कंसीडर किया, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर आपके पास x की जगह कुछ और भी लिखा आ सकता है, तो आपने क्या करना है उस हिसाब से एक तो इसको बदलेंगे और साथ आपने एंगल का डेरिवेटिव ज़रूर लेना है। वो डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा है, यानी ये असल में x एंगल ही है ना, एंगल का डेरिवेटिव लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एंगल का डेरिवेटिव अक्सर औकात बच्चे भूल जाते हैं और बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है, सारा आता जो होता है उस पर सारे पे किए किराए पे पानी फिर जाता है। ये ज़रूरी है, इसको याद रखना कि एंगल का डेरिवेटिव लेना ज़रूरी है। यहाँ पर तो हमने क्योंकि साहब में x इसको कंसीडर किया है तो सब का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, इसकी बजाय कुछ और चीज़ होगी तो इनमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वो बदलाव आएगा, जो भी फंक्शन होगा इधर भी उसी तरह बदलाव आएगा और साथ उसका आप एंगल का डेरिवेटिव भी अलग से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अच्छा इसके बाद अब हम आ रहे हैं वो है हाइपरबोलिक फंक्शंस, ठीक है, ये भी आसान है, हाइपरबोलिक फंक्शंस में भी कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद देखें अभी हम कहते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शंस में साइन हाइपरबोलिक x, कॉस हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक x, इन सब के डेरिवेटिव होते हैं पॉजिटिव, और जो है ना कॉट हाइपरबोलिक x, सीकेंट हाइपरबोलिक x और कोसेकेंट हाइपरबोलिक x, इन सब के डेरिवेटिव, इन तीन के डेरिवेटिव नेगेटिव में होते हैं, इन तीन के डेरिवेटिव पॉजिटिव में होते हैं। होंगे इनके सेम टू सेम वैसे ही जो ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, जैसे साइन हाइपरबोलिक का ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या डेरिवेटिव था, कॉस था, तो आप बस क्या करेंगे कॉस हाइपरबोलिक x, ठीक है, आप इसे लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक x। अब कॉस हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव उधर होता है माइनस साइन उधर होता है माइनस साइन x, लेकिन हाइपरबोलिक में माइनस नहीं आता। टेन का होता है सीकेंट हाइपरबोलिक x और टेन हाइपरबोलिक x, ये मैंने ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद जो आपके पास ये है कॉट हाइपरबोलिक x, तो इसका डेरिवेटिव होगा नेगेटिव में माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अच्छा एक बात याद रखें, यहाँ पर जो स्क्वायर वगैरह आते हैं ये h के ऊपर आते हैं, इसके ऊपर नहीं आते, h के ऊपर आते हैं, सही है, ये बात याद, वैसे लिखने के लिए बता रहा हूँ, इस तरह उसका कोई ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में इस तरह आ जाएगा, लेकिन बता रहा हूँ। अच्छा इसके बाद आपके पास आता है सीकेंट हाइपरबोलिक x, इसका होता है माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक x, टेन हाइपरबोलिक x, और सॉरी ये मैंने क्या गलती लिख दी है, ये देखें इस तरह आता है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x, सॉरी। अच्छा इसके बाद आपके पास कोसेकेंट हाइपरबोलिक x में आता है माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक x, कॉट हाइपरबोलिक x, ठीक है। अब बस ये आपने इसको इस तरह याद कर लेना है। इसके बाद आपके पास जो आते हैं वो हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, सही है, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब इसके अंदर आपके पास जो आते हैं वो है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x, उसके अलावा आपके पास फिर आते हैं कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x, सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x और कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x। इन सब के मैं डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ये इसके इक्वल है यार, ये यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं d/dx, इन सब का एक ही लिख रहे हैं, सही है। इसी तरह यहाँ पर भी d/dx इन सब का लिख रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब साइन हाइपरबोलिक x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है
1/√1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, जो आपके पास नॉर्मल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस था उसमें आपके पास आता था 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है। जो कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स का डेरिवेटिव होता है वो उसमें आपके पास आएगा 1/√x स्क्वेयर माइनस 1। टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर, लेकिन इसमें होता है x मॉड लेस देन 1। ठीक है, अब टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स और कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स में कोई भी फ़र्क नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें एक फ़र्क ये है कि जो टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स का डेरिवेटिव है उसमें x का मॉड लेस देन 1 होता है, लेकिन कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स का जो डेरिवेटिव होता है उसमें x का मॉड ग्रेटर देन 1 होता है। अच्छा जी, सीकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स के अंदर वो आता है -1/x √x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होता है उसमें एक्स स्क्वेयर आता है पहले और 1 बाद में आता है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। और इसी के साथ आपका जो कोसेकेंट हाइपरबोलिक है उसका खैर मैं यहाँ लिख देता हूँ या यहीं लिख देते हैं। अच्छा, कोसेकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स में आता है माइनस, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, -1/x मॉड स्क्वेयर रूट, देखें स्क्वेयर रूट और इसके साथ आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये -1। ठीक है, ऐसे उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कम से कम। ऐसा इन चीज़ों को तो आप लोगों ने सीधा सीधा याद करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट अपनी मर्ज़ी से। अब इसके बाद एक चीज़ मैं आप लोगों को, एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है वो मैं बता दूं आप लोगों को। ये पंजाब की बुक के अंदर क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन हम इधर सिर्फ उनकी सीधी ट्रिक लिखेंगे, हमें वो पूरा मेथड यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास फंक्शन आ जाए ऐसा, इस तरह लिखा हो f(x) प्लस स्क्वेयर रूट f(x) प्लस स्क्वेयर रूट f(x) और प्लस मतलब ऐसे चलता जाए। अब देखिए इस स्क्वेयर रूट के अंदर f(x) आ रहा है और उसके अंदर एक और स्क्वेयर रूट आ रहा है, उसके अंदर एक और ऐसे आ रहा है। अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन आ जाए, इसे हम f(x) नहीं लिखते, इसे हम लिखते हैं y, ये y इसके इक्वल आ जाए, तो इसका डेरिवेटिव आप कैसे लेंगे? अब इसके अंदर आपने क्या करना है, y का डेरिवेटिव किस तरह आएगा, यह आएगा f'(x), या इसको मैं लिखता हूँ f'(x) डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, सिंपली जो भी स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन लिखा है उसका डेरिवेटिव लें और उसको डिवाइड करवा दें 2y माइनस 1 से। जिस तरह का भी आए फंक्शन आपने बस इसका यूँ लिख देना है। कोई भी अगर sin x है, साइन का डेरिवेटिव लें cos x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1, इस तरह आपने सीधा सीधा कर देना है। ठीक है, अब ये तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद आपके पास आ रहे हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक। ठीक है, जो आपके पास आते हैं ना इनके डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस के। पहले हम करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये तो हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कौन से होते हैं, जिसके अंदर वेरिएबल जो होता है वो एक्सपोनेंट में एग्जिस्ट करता है, यानी वेरिएबल पावर होता है। अच्छा, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप आगे से दो तरह से कर सकते हैं। एक होते हैं विद कांस्टेंट बेस और एक होते हैं विद वेरिएबल बेस। ठीक है, अब इसके अंदर कांस्टेंट बेस तो है, जिस तरह मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि आपके पास है ना a की पावर bx है, इस तरह। अब इसके अंदर ये a बेस है और एक्सपोनेंट में ये आ रहा है वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें आपने सीधा सीधा डेरिवेटिव किस तरह लेना है, आपका इसका डेरिवेटिव जो बनेगा, वैसे ये तो आप लोगों को आते ही है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव्स किस तरह लेते हैं, तो उसमें हम अभी टाइम ज़ाया नहीं करते। देखें इसमें आप क्या करेंगे, सिंपली या चलिए मैं बता देता हूँ, कभी भी आपके पास कोई भी a की पावर जिस तरह bx है, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में हम सीधा उसका डेरिवेटिव लिखेंगे। कोई भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव किस तरह लेना है, ये हम बात करें विद कांस्टेंट बेस की।
डायरेक्टली आप पहले तो ए टू जी फंक्शन वैसे का वैसा लिखें, ठीक है, ये डेरिवेटिव हम लिख रहे हैं, फिर आप साथ मल्टीप्लाई करवाएं एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव इसका बी एक्स का। अब बी एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर क्या आएगा बी, ठीक है, क्योंकि एक्स तो ख़त्म हो जाएगा ना, और फिर बाद में आपने साथ इसका जो बेस होता है उसका नेचुरल लॉग मल्टीप्लाई करवाना होता है। इस तरह कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसकी कांस्टेंट बेस होती है उसको इस तरह किया जाता है। अगर लेकिन इसमें एक चीज़ आती है कि बेस ई आ जाए, ई भी एक कांस्टेंट है, ई की पावर अगर बी एक्स आ जाए तो इसमें आपने सेम टू सेम वही करना है, ई की पावर बी ऑफ एक्स बी एक्स लिखेंगे वैसे का वैसा, फिर आप उसका एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव लेंगे जो आएगा बी। लेकिन इसमें हम ln ऑफ ई जब लिखते हैं आता है इसमें भी ln ऑफ ई है, लेकिन ln ऑफ ई 1 होता है तो इसलिए हम इसको लिखते नहीं हैं, ठीक है। बस ये मैंने आप लोगों को एक फ़र्क बताना था। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, इसका डेरिवेटिव बनता है, मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, ये क्या बनेगा बी ए की पावर बी एक्स इंटू ln ऑफ ए। इस तरह आपने कांस्टेंट बेस वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को सॉल्व करना है। अगर वेरिएबल बेस आ जाए यानी x की पावर में कोई bx आ जाए या इस तरह, यानी बेस भी वेरिएबल है और जो एक्सपोनेंट है वो भी वेरिएबल है, तो फिर आपने क्या करना होता है, इसके लिए आप इसके लिए अप्लाई log ऑन बोथ साइड। log की जगह हम ln लिख लेते हैं, ln ऑन बोथ साइड, ठीक है। कि आपने जिस तरह मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि जिससे आप लोगों को ये समझ आ जाए कि करना क्या है। देखिए यहाँ पर अगर है ना आपके पास, चलें इसी को ले लेते हैं, x की पावर बी एक्स हो जाए, हम इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर बी एक्स। अब हम इस पे क्या करेंगे, नॉर्मली तो अगर हम कांस्टेंट बेस के हिसाब से देखें तो आप इसको डायरेक्टली वैसे लिखेंगे, फिर आप उसका वो जो एक्सपोनेंट है इसका डेरिवेटिव लिखेंगे और साथ फिर बेस का नेचुरल लॉग लेंगे। लेकिन हम यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते, किस वजह से कि बेस का नेचुरल लॉग आपको पता ही नहीं है क्योंकि बेस ही वेरिएबल है। तो इसके लिए हम पहले नंबर पर लॉग लगाएंगे ln ऑफ y, और ये जो पावर लॉग इधर भी लगेगा x की पावर bx। अब हमें इस बात का तो मालूम है कि लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि पावर को वो पीछे ले आता है, कोफिशिएंट बना देता है। तो ये क्या बन जाएगा bx ln ऑफ x, और ये आ जाएगा ln ऑफ y। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे। अब दोनों तरफ अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय वाई, और एक बात जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x होगा दोनों तरफ। यहाँ पर 1 बाय वाई है तो साथ आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर जब यहाँ पर दो फंक्शन है, एक ही है और एक ही है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। अब पहले नंबर पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, b लिखेंगे और साथ आपके पास इसको वैसे ही लिखेंगे b ln ऑफ x प्लस आएगा। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ln ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स, और साथ जो bx है इसका फिर आप डेरिवेटिव इसको फिर आप वैसे ही लिखेंगे। अब x से कटेगा, ये क्या बनेगा, इसको इस सारे को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये सारा क्या है, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इक्वल्स टू b ln ऑफ x प्लस b, ठीक है, क्योंकि ये x कट गया था। अब आपने निकालना क्या है, हमें तो dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स ऐसे, साथ y इधर डिवाइड हो रहा है, इधर सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर हम b भी कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा ln ऑफ x प्लस 1। तो इसे आप लिख सकते हैं बी वाई इंटू ln ऑफ x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव बना है, ठीक है। अब इसमें जो देखें, बताने का मकसद ये था कि एक दफ़ा क्वेश्चन इसलिए करवाया है कि आप लोगों को कम से कम आता हो कि क्वेश्चन किस तरह करना है। इसमें देर नहीं लगती, ये थोड़ी सी देर इसलिए लगी है कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाने में थोड़ा टाइम लगे, वरना इसमें देर कोई नहीं लगती। ये एक हार्डली 30 सेकंड का एक क्वेश्चन होता है, सही है। अब इसके बाद आपके पास जो आ रहा है वो है आपके पास कि देखें जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन में फिर आप क्या करेंगे। अब लॉगरिथमिक फंक्शन के भी डेरिवेटिव्स हमने वैसे तो पढ़ रखे हैं, उसमें क्या होता है,
इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन में आपके पास दो तरह के, पहली बात तो ये लॉग दो तरह के आते हैं, ठीक है ना। एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है कॉमन लॉग, ठीक है ना। अब पहली बात तो ये, हमेशा लॉग, नेचुरल लॉग का भी होना, कोई भी ln ऑफ f ऑफ x है, ठीक है, ln ऑफ f ऑफ x है आपके पास। अब इसका जब आपने डेरिवेटिव लेना है लॉग का, हमेशा नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पहले नंबर पर आप ये d/dx लिख देते हैं। पहले नंबर पर आपने इसको जो फंक्शन है इसको 1/a की फॉर्म में लिखना है, यानी इसको ऐसे लिखना है। हमेशा जो भी फंक्शन है उसको 1/f ऑफ x लिखो और फिर बाद में इस फंक्शन का डेरिवेटिव लो जो लॉग के अंदर है, इसका डेरिवेटिव लो और मल्टीप्लाई करवाओ। ये तो तब होता है जब आपके पास लॉग जो हो नेचुरल लॉग हो, यानी लॉग विद द बेस e, ये लॉग विद द बेस e और ये नेचुरल लॉग एक ही चीज़ है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपके पास एक और बात आती है कि अगर लॉग बेस e वाला ना हो, दूसरा हो, तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले लॉग को ln की फॉर्म में लेके जाना होता है, यानी नेचुरल लॉग की फॉर्म में बनाना होता है। अब अगर यहाँ पर मैंने कोई भी बेस नहीं ना लिखी तो इसका मतलब है यहाँ पर बेस 10 है, ठीक है। यहाँ पर बेस कुछ और भी हो सकती है। हम क्या करेंगे, एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि किसी भी चीज़ का लॉग ऑफ, अब f ऑफ x ही ले लेते हैं हम यहाँ पर, किसी भी चीज़ का जब आप लॉग लेते हैं उसको आप ln की फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसे लिखें ln ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय ln ऑफ जो भी बेस है। अगर यहाँ पर बेस 10 है तो ln ऑफ 10, अगर बेस कुछ और है तो आप ln ऑफ वो लिख देंगे, सही है। इस तरह आप इस लॉग को इस नेचुरल लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कॉमन लॉग को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमेशा आपने अगर लॉग की फॉर्म में आता है, पहले नंबर पर नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करेंगे, ये क्या बनेगा ln ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय ln ऑफ 10, इसको ऐसे लिख देते हैं। अब देखें इसके अंदर ये हमने नेचुरल लॉग की उसमें तब्दील कर लिया, इसको नेचुरल लॉग की फॉर्म में। अब 1/ln ऑफ 10 ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखो, अब अंदर आ जाएगा ln ऑफ f ऑफ x, सही है। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है और इसका डेरिवेटिव लेना हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि कैसे लेना है। इस तरह बस आपको ये बताना था कि अगर नेचुरल लॉग की बजाय लॉग किसी और विद एक बेस हो लॉग की e के अलावा, तो फिर आप उसको किस तरह उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, ये बस आपको बताना था, सही है। अब देखें इसके बाद आपके पास आएगा सिंप्लिसिटी, साइक्लिसिटी वाला, या हाँ जी। अब इसके बाद आपके पास आते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात हम करते हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में ये भी हमने पढ़ा, फेडरल में तो इसका अलहदा से चैप्टर था, पंजाब में ये एक ही चैप्टर के अंदर सारा का सारा आता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो देखें आपके पास है ना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में आप क्या करते हैं, इसके अंदर आपको वो बोल सकता है कि इसका nth डेरिवेटिव बताओ, यानी इसका कोई भी डेरिवेटिव, 7th फंक्शन देगा, पूछ लेगा 7th डेरिवेटिव बता दो, 6th डेरिवेटिव बता दो, या इस हिसाब से कोई भी डेरिवेटिव आपसे वो पूछ सकता है। तो हम फार्मूले कुछ लिख लेते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स के लिए, ये फेडरल की बुक में भी वैसे लिखे हुए हैं कि अगर x की पावर n हो और वो हमसे पूछे कि dn ओवर dx की पावर n, यानी वो पूछता है इसका x की पावर n फंक्शन है, ठीक है, और वो कहता है इसका nth डेरिवेटिव लो, तो इसका आंसर क्या होता है, सीधा सीधा n फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये इस तरह आपने क्वेश्चन करना है। अब लेकिन एक बात वो रखी जाए, n फैक्टोरियल तब आया जब n और ये n ये इक्वल है, सही है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आता है एक तो इसी तरह आ सकता है कि dn डिवाइडेड बाय dx ऑफ n, लेकिन डेरिवेटिव लेंगे a की पावर bx का, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव बनेगा bn ln ऑफ a होल की पावर n, और साथ आप a की पावर bx वैसे ही लिखेंगे,
अच्छा, पहली बात तो ये फार्मूले बनते किस तरह, ये फार्मूले आप जनरल एजम्पशन से भी बना सकते हैं, यानी आपके पास कोई भी उसका फंक्शन है, उसके आप 3-4 डेरिवेटिव लें तो आपको फिर आगे उन सब डेरिवेटिव्स के अंदर एक ख़ास किस्म का पैटर्न नज़र आना शुरू हो जाएगा। उस पैटर्न से फिर आप इसको जनरली एज्यूम करके ये लिख लेते हैं कि इसका ये फार्मूला बन जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इस तरह के आपके पास बहुत सारे और आ सकते हैं। एक और अगर देखें हम, आपके पास वो बोले कि डी एन लो यानी nth डेरिवेटिव लो किस चीज़ का, अगर y यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1/ax + b का, इसका डेरिवेटिव अगर मैं लिखता हूँ तो इसका nth डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, इसका nth डेरिवेटिव होता है -1 की पावर n और उसके साथ a की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल है, होल डिवाइडेड बाय ax + b होल की पावर n+1। यानी अगर आपके पास ऐसा फंक्शन हो और उसका वो पूछता है कि इसका कोई भी डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव बताओ, तो आप उसको इस फार्मूले में पुट करके कर सकते हैं। इस तरह आपके पास नेचुरल लॉग का भी आ सकता है, नेचुरल लॉग का वो आपसे पूछता है। खैर वैसे ये वाला इस तरह के आते तो काम ही है। अगर जो हायर डेरिवेटिव है ना, वो ज़्यादातर पूछता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, यानी साइन के, कॉस के, इस तरह। अच्छा, इसका nth डेरिवेटिव होता है, लॉग वाले का nth डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, -1 की पावर n-1, फिर आता है a की पावर n, फिर साथ मल्टीप्लाई n-1 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ax + b होल की पावर n। सही है। अच्छा, उसमें इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, इसमें बस यहाँ पर जहाँ जहाँ n है ना, उसमें n-1 की सिवाय a की पावर के, a की पावर को हमने वैसे का वैसा ही रहने दिया। अच्छा, आपके पास जब आता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, यानी साइन का डेरिवेटिव या कॉस का डेरिवेटिव, तो आपसे वो पूछ सकता है कि जिस तरह फंक्शन देगा साइन कॉस वगैरह का, और फिर वो आपसे पूछता है इसका 76 डेरिवेटिव बताओ, 77 डेरिवेटिव बताओ, या जो भी। पहली बात तो ये याद रखनी है, साइक्लिसिटी ऑफ साइन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, या ट्रिग्नोमेट्रिक छोड़ें, हम साइन और कॉस की बात कर रहे हैं, क्योंकि साइक्लिसिटी होती ही सिर्फ इनमें है, बाकियों में नहीं होती। साइन x एंड कॉस x इज़ 4, यानी इनका हर चौथा डेरिवेटिव साइन x के यानी अपने फंक्शन के इक्वल आएगा। साइन x का आप चौथा डेरिवेटिव लें तो वो साइन x के इक्वल ही आएगा, कॉस x का चौथा डेरिवेटिव लें तो भी कॉस x के इक्वल ही आएगा। तो जब भी आपको वो इनका पूछता है कि हायर डेरिवेटिव बताओ, 76 बताओ, 77 बताओ, तो आपने पहले नंबर पर उस नंबर को डिवाइड करना है 4 पर। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास है ना साइन x है और वो पूछता है कि इसका आप डेरिवेटिव बताओ, f77 बताओ, ठीक है, यानी 77 डेरिवेटिव अगर वो पूछता है आपसे, तो आप क्या करेंगे, 77 को डिवाइड करेंगे 4 पे, और वो ऐसे 77, तो इसके बाद आपके पास क्या आएगा 36, एक तो इंक ख़त्म होगी, 36, एक आपके पास रिमाइंडर बचा। अब आपने करना क्या है, जो रिमाइंडर आता है उतना उसका आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। एक रिमाइंडर आया है तो इसका मतलब है कि साइन का फर्स्ट डेरिवेटिव लो, और साइन का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है cos x, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें लिखते हैं कि f77 ऑफ साइन x इक्वल है cos x के। अब अगर कोई चेक भी आप इसको कर सकते हैं, आपको अगर नहीं इस बात पे यकीन आता तो आप साइन के 77 डेरिवेटिव्स लें और 77 डेरिवेटिव पे आप पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये cos x के इक्वल ही आता है। इस तरह जी आपका और हमारा ये चैप्टर नंबर 2 जो डिफ्रेंशिएशन है सेकेंड ईयर का, इसका पहला पार्ट कंप्लीट होता है, और दूसरा पार्ट हम अगले लेक्चर में लेंगे। और कोई भी मसला हो, परेशानी हो, कोई सवाल समझ नहीं आया, कोई बात समझ नहीं आई, आप उसको पूछ सकते हैं, तो कोशिश करेंगे आपको साथ ही जवाब दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।